तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग हमारा जो थर्ड यूनिट है जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसका हम लोग थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे आज। किस तरीके से बर्थ हुआ वाइमार रिपब्लिक का। जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 टू 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था, जिसमें एक तरफ तो ऑस्ट्रियन एम्पायर था और इसके अगेंस्ट में जो थे जो एलिस थे, इंग्लैंड फ्रांस और रशिया, मतलब जिसके साथ में उन्होंने लड़ाई की थी वो इंग्लैंड फ्रांस और रशिया वाले लोग थे। जर्मनी इनिशियली मैट गेम्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने पहले पहले तो बहुत ऑक्यूपाई किया, मतलब कि फ्रांस और बेल्जियम को अपने इसमें मिला दिया, लड़ाई जीत ली थी। हाउएवर द अलाइज वॉन डिफेटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन 1980, और उसके बाद में थोड़ा सा वो हारते गए और कहीं ना कहीं डिफीट होती गई। द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर, क्या वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ, तो पूरी तरीके से डिवास्टिंग हो गया था। मतलब कि जो भी उनका जितनी भी मशीनरी थी और वो जितना भी उनका स्ट्रक्चर वगैरह था वो सारा लगभग ख़त्म हो गया था। साइकोलॉजिकली और फिनेंशियली दोनों बहुत, मतलब दोनों तरीके से वो हार गए थे। लोगों को साइकोलॉजिकली भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था, हार गए थे, और फिनेंशियली बहुत नुकसान झेलना पड़ा था जर्मनी को। फ्रॉम द बिंग क्रेडिटर यूरोप बिकम अ डेटर, जहाँ पर वो एक टाइम में एक क्रेडिटर के रूप में काम करते थे, मतलब कि लोगों को लोन देने का काम करते थे, और एक टाइम में वो डेटर बन गए, मतलब कि लोगों से उधार ले लेके काम चलाना पड़ रहा था, अपनी नेशन को चलाना पड़ रहा था उनको उधार ले लेके। ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उस टाइम पे। ठीक है। बोल्शेविक का अपराइज होना, उसके उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। और द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्रेशन का टाइम आ गया था। 1924 से 1928 के बीच में एक स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द डेवान प्लान्स ऑफ अमेरिकन। जर्मनी केम आउट फ्रॉम द फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। ठीक है। जर्मनी को बुरी तरीके से फिनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। ठीक है। जर्मनी जो था वो पूरी तरीके से डिपेंड रहता है शॉर्ट टर्म लोन्स का, जो कि यूएसए की तरफ से उसको इस तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें तो हिटलर्स राइज टू पावर, वहाँ से हिटलर का राइजिंग हुआ। हिटलर जो एक ऐसा जिसको हम लोग बोल रहे थे कि भाई एक 1889 में एक ऐसी पावर का, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो बहुत बहादुर था, है ना। उसके लिए, उसको बहादुरी के लिए कई मेडल्स वगैरह भी मिले हुए थे। उसने अपनी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, है ना, और एक बड़ी शक्ति के रूप में वो उभर के आया बाद में, है ना, जिसको उसने नाजी पार्टी, बाद में उसको नाजी पार्टी का नाम दे दिया उसने। उसके बाद द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का किस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया उन्होंने, हिटलर ने। तो हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन 30 जनवरी 1933। 1933 30 जनवरी में उसने कैबिनेट में एक मिनिस्ट्री की पोजीशन हासिल की उसने, है ना, सबसे बड़ी पोजीशन हासिल की। हिटलर देन सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। ठीक है। हिटलर के बारे में हम लोगों ने कई बार पहले भी सुना है कि हिटलर जो है वो किसी की मानता नहीं था। डेमोक्रेटिक रूल को वो तोड़ता था, मतलब कि वो किसी की ना मानता था, सिर्फ अपना ही चलाता था कि भाई मैं जो बोल दूंगा वही होना है। ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें, जहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था, रिकन्स्ट्रक्शन भी हुआ। इकोनॉमिक्स हैदलमार सचेत वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है। क्योंकि ये डिप्रेशन का जो टाइम था उसमें बहुत सारा लॉस हुआ था, तो एक हाजलमर सचेत करके एक उसका जो भी एडवाइज़र था उसको इकोनॉमिक रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया था। दिस वाज टू बी डन थ्रू अ स्टेट क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आगे जो कुछ स्टेट इकोनॉमिक प्रोग्राम के नाम से कुछ प्रोग्राम वगैरह चालू किया। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस इन 1933 और रिक्यूपाइड द ग्रीनलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रियन जर्मनी 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ठीक है। हिटलर ने यहाँ से शुरुआत की थी कि हिटलर ने धीरे 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 अपने आसपास के जितने भी एरिया से उनको अपने इसमें शामिल करना चालू कर दिया था। 1936 में रीनहैंड, जो कि एक बहुत पॉपुलर इलाका था एक इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से, उसको अपने इसमें शामिल कर दिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक हो गए थे 1938 के अंदर, और एक स्लोगन दिया था हिटलर ने कि भाई वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर। एक ही पीपल होना चाहिए, एक व्यक्ति जो पूरे एम्पायर को संभालेगा, और एक ही लीडर बनना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा लीडर नहीं होना चाहिए।
द वो नाज़ी वर्ल्ड वॉर, नाज़ी जो उसी की पार्टी थी, उसका वर्ल्ड वाइड मतलब कि नज़रिया क्या था देखने का, हाँ, लोगों के प्रति। तो अकॉर्डिंग टू नाज़ी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हिरार्की। नाज़ी आइडियोलॉजी में हिटलर का कहना था कि भाई लोगों के बीच में समानता ही नहीं होती है, बस इतना होता है कि वो एक तरीके से दिखते हैं एक जैसे हैं, बट समानताएं नहीं होती है, इक्वलिटी नहीं होती है। द नाज़ी quickly began to implement their dreams of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were considered undesirable। नाज़ी जो था मतलब हिटलर की हम लोग बात करें, हिटलर की एक मेंटेलिटी थी कि भाई हम लोगों को हमारे समाज के अंदर उन लोगों का बहिष्कार करना है जो हमारे जैसे नहीं है, प्योर जर्मन्स नहीं है। एग्जांपल जैसे ले हम लोग की, अगर जिसकी आंखें ब्लू है या जिसके हेयर जो है वो ब्राउन है, वो हमारे आर्यन टाइप लोग होते हैं, जिनको हम लोग अच्छे लोग बोल सकते हैं। जो ज्यूस टाइप के, गिस्पिस टाइप, ब्लैकिस्ट होते हैं, रशियन होते हैं, पोल्स वगैरह, वो लोग जो होते हैं वो एक अनडिज़ायरेबल लोग हैं, मतलब कि उनका बहिष्कार किया जाए समाज के अंदर, और उनको हम लोग हमारे समाज में रखी ना, है ना। इसलिए आगे जाके हिटलर ने इन सभी को मारना चालू कर दिया था। 1933 से 1938 की बात करें तो नाज़ी टेरराइज्ड पूरी तरीके से लोगों को मारना चालू कर दिया। उसके बाद में ज्यूस और जितने भी जो लोकल कैटेगरी के लोग थे उनको सताना, उनको मारना चालू कर दिया। और नेक्स्ट फेज जो होता था उनका 1939 से 45 के बीच में, एट कॉन्सेंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज एंड देन किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, ठीक है। उनको इस तरीके से सताया जाता था, और जो नेक्स्ट स्टेज होती, नेक्स्ट फेज़ होता था, उसमें उनको मारना चालू करते थे। वो एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटिंग कैंप होता था जिसमें गैस चैम्बर्स वगैरह होते थे, वहाँ पर ले जाकर उनको सड़ा के मार दिया जाता था, है ना। रेशियल यूटोपिया की अगर बात करें तो एक वॉर जो हम लोग यहाँ से जो हम लोग वॉर की बात करें ना, तो टू साइड से वॉर चालू हो गई यहाँ पर। एक तो जर्मनी ने अपने ईस्ट साइड में और एक वेस्ट साइड में जो लड़ाई करी थी, है ना, उसमें दो पावर थी जो कि जिससे जर्मनी की लड़ाई थी, और लास्ट में जाके जर्मनी हार गया था, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि उसने सबसे बड़ी शक्तियों को छेड़ दिया था। तो यहाँ पर जर्मनी की हार हुई थी, 1945 के आसपास की बात है। और यूथ इन नाज़ी जर्मनी, जो यहाँ से जर्मनी का जो भी यूथ वगैरह था, किस तरीके से बच्चे स्कूल में जाते तो बच्चों को इस तरीके से टीच किया जाता था, सिखाया जाता था कि भाई जो नाज़ी वाले जो हमारे जो लोकल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके साथ नहीं खेलना है, उनके साथ नहीं बैठना है, उनके साथ पढ़ना नहीं है, ठीक है। औरतों के लिए उनका जो नज़रिया था कि भाई औरतें जो है वो अच्छी माएँ बने, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आर्यंस बच्चों को वो प्रोड्यूस करे, पैदा करे, ताकि वो आगे चल के उनकी एक बड़ी शक्ति बन सके। मतलब जर्मनी को पूरी तरीके से एक बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, ठीक है। और एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि भाई अगर 8 से 10 ईयर्स का अगर बच्चा है तो वो क्या करेगा, 14 साल का अगर बच्चा है तो उसको क्या करना चाहिए, 18 साल का बच्चा है तो उसको क्या करना चाहिए। इस तरीके से एक आइडियोलॉजी के साथ में जो जो हमारी नाज़ी जो जर्मनी थी, मतलब कि एक हिटलर की जो पार्टी थी, उस तरीके से काम करती थी, ठीक है। और लास्ट में द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मदरहुड का मतलब कि वही मदर्स के लिए भी यही था कि भाई मदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्यन बच्चों को पैदा करे, ताकि वो अपनी जर्मनी की जो भी आर्मी है उसमें उनको इंक्लूड कर से। और उनका जो प्रोपोगेंडा था कि भाई एक मीडिया जो उसका बहुत बड़ा सपोर्ट था, मीडिया बहुत सपोर्ट किया उसका, है ना। हम लोगों ने हमारी बुक में देखा है कि किस तरीके से पोस्टर के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, रेडियो के द्वारा किस तरीके से हिटलर को फेमस किया गया। और यहाँ पर हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हुए, और आगे हम लोग इसको अगले चैप्टर में आगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है।